आज बीए पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए जो हमारा चैप्टर पूर्व में चल रहा है औरंगजेब में, उसकी प्रमुख नीति राजपूत नीति और दक्षिण नीति, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि उसकी धार्मिक नीति का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। औरंगजेब हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा शासक था जिसको एक धर्मांध शासक कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि उसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों को पद दिए गए थे। कहते हैं कि उनके राज्य में 33% हिंदू मनसबदार थे। लेकिन फिर भी उनकी हिंदुओं के प्रति जो नीति थी वह दुराग्रहपूर्वक नीति थी। और दुराग्रहपूर्वक जो नीति थी उससे हमने ये भी पढ़ा था कि औरंगजेब के साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आज हम उसकी राजपूत नीति की चर्चा करते हैं। राजपूतों के साथ संबंध औरंगजेब के अच्छे नहीं रहे। अकबर के काल से चली आ रही जो नीति थी राजपूतों के प्रति सहानुभूति की, वह नीति अब नहीं रही और औरंगजेब ने राजपूतों का जो समर्थन था वो खो दिया। औरंगजेब के समय मिर्जा राजा जयसिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा हुए। उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि महाराजा जसवंत सिंह के साथ उसकी पटरी नहीं बैठी थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह उनके बहुत विश्वास पात्रों में से थे, लेकिन उसकी दक्षिण नीति से वो नाराज थे और शिवाजी के साथ जो उसने कार्य किया उससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची और उसने भी औरंगजेब से वो सहानुभूति नहीं प्राप्त की और दक्षिण के अंदर वहीं पर मृत्यु हो गई। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह भी औरंगजेब से नाराज थे, क्योंकि जो ही उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, उस जजिया कर से राज सिंह असंतुष्ट थे और उन्होंने ये कहा कि ये तो हिंदुओं का एक तरह से अपमान है। एक बात और भी बताते हैं कि मेवाड़ा के महाराजा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उसके साथ विवाह किया था, जबकि उनका विवाह औरंगजेब के साथ होने वाला था। इसलिए कहते धर्म की रक्षार्थ जो विवाह किया उसने, उससे भी औरंगजेब नाराज था। इसलिए ये कहा जाता है कि राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहे। 1678 में जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके उपरांत उसने जोधपुर के साथ जो किया वह एक ऐसा करते था जिसको राठौड़ कभी भी जसवंत सिंह के इस वंशजों के साथ जो किया था औरंगजेब ने उसको भुलाया नहीं। औरंगजेब ने उसके पुत्र अजीत सिंह को कैद कर लिया, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह भी कहा कि इस्लाम अगर वो स्वीकार करेगा तो ही उसे राज्य दिया जाएगा, वरना उनको राज्य नहीं दिया जाएगा। दुर्गादास के नेतृत्व में तमाम जो राठौड़ राजपूत थे वो एकत्र हो गए और उसके बाद जो कार्य राठौड़ों ने किया वह एक तरह से मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम था, वो जारी रखा और ये 1709 तक बहादुर शाह प्रथम के समय तक ये चला, जब बहादुर शाह प्रथम ने जो औरंगजेब के बाद शासक बने थे अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। दुर्गादास का इतना क्रेज था राठौड़ों में कि उसे राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है। मुगलों के साथ मारवाड़ के इस युद्ध में मेवाड़ ने भी मारवाड़ के राठौड़ों का साथ दिया, क्योंकि अजीत सिंह की माता थी वो मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसी तरह बूंदी के दुर्जन हाड़ा भी राठौड़ों की सहायता की। राज सिंह ने पूर्व में बताया था हमने कि जजिया से राज सिंह नाराज था ही। उनके पुत्र जयसिंह ने भी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को बगावत करने के लिए मदद की, इसलिए भी वो नाराज था। 24 जून 1681 को मेवाड़ के महाराणा जयसिंह व औरंगजेब के बीच संधि होगी, जिसके तहत औरंगजेब ने मेवाड़ पर जजिया की एवज में मादलपुर व बेदनौर के 2 परगने प्राप्त कर लिए व मेवाड़ को जजिया से मुक्त कर दिया। तो ये तो था उनका राजपूतों के साथ। अब उसका है दक्षिण का अभियान। 1636 से 44 तक
8 वर्ष तक दक्षिण का सूबेदार रहा था। औरंगाबाद दक्षिण सूबे की मुगलों की राजधानी थी, यानी दक्षिण की मुगल राजधानी औरंगाबाद ही थी। और यहीं औरंगाबाद का के अंदर ही उसका मकबरा है, यहीं वो दफनाया गया था, यहीं पर उनकी मृत्यु के प्राप्त हुई थी। औरंगजेब दक्षिण के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों बीजापुर व गोलकुंड का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने उनको समाप्त करके ही दम लिया। और वह चाहता था कि अगर इनके दोनों को अस्तित्वों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक मराठों पर भी अधिकार नहीं किया जा सकता। औरंगजेब ने इस काम के लिए दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर बीजापुर को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत कर लिया। 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को खान का पद व 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। सिकंदर की बहन शहर बानो की शादी औरंगजेब के लड़के शहजादे आजम के साथ कर दी और इस तरह से एक राज्य का उसने अंत कर दिया। इसी तरह से 1687 ईस्वी में उन्होंने गोलकुंडा को भी अपने राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा हीरो की बिक्री के लिए विश्व प्रसिद्ध था। कहते हैं कोहिनूर का जो हीरा था वो गोलकुंडा की खानों में ही मिला था। अब्दुल गनी नामक अफगान ने विश्वासघात करके गोलकुंडा के जो किला था उनके फाटक खोल दिए थे और जिससे आसानी से मुगलों को किला फतह करने में मजबूती मिली और किला फतह भी उन्होंने कर लिया। मुगल साम्राज्य में विलय के समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया। तो इस तरह से उसने दक्षिण के 2 बड़े सूबों को भी नष्ट करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये दोनों ही राज्य मुगल साम्राज्य के अंदर कभी भी अधीन नहीं रहे। हाँ, परास्त ये बार बार हुए थे, लेकिन यहाँ ये कहना उपयुक्त होगा कि औरंगजेब इस समय तमाम जो मुगल बादशाह थे उनसे सबसे बड़े साम्राज्य का स्वामी था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा या विस्तृत जो साम्राज्य था वो कौन से बादशाह का था, तो मुगल बादशाह अपने औरंगजेब का ही था, क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा आदि भी उनके राज्य में मिल चुके थे। अब आता है दक्षिण की तीसरी शक्ति मराठे। इन मराठों को अपने अधीन करने के लिए, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए ही औरंगजेब ने दोनों राज्यों को नष्ट किया था। मराठों को अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था और स्वतंत्र रूप से मराठों का मुगलों से पहला जो संघर्ष था वो 1657 में हुआ था, इससे पहले नहीं। शिवाजी ने अहमदनगर व जुनार के किले पर आक्रमण किया था, तभी ये आक्रमण सीधा मराठों और मुगलों का माना जाता है। औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने युद्ध किया। सबसे पहले शिवाजी ने, उसके लड़के संभाजी ने, संभाजी के भाई राजा राम ने और उसके बाद उसकी विधवा ताराबाई ने, राजा राम की वाइफ ने। इन चारों ने उनके खिलाफ युद्ध किया और यह भी एक तरह से मराठों का स्वतंत्रता संग्राम ही था। 1660 में उसने अपने मामा यानी औरंगजेब ने शाइस्ता खां को यहाँ का सूबेदार बनाकर के सौंपा था मराठों पर नियंत्रण करने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उस पर आक्रमण किया तथा पूना, शिवपुर, चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 63 में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण किया और यह आक्रमण इतना भयानक था कि शाइस्ता खां यह समझ नहीं पाया। शाइस्ता खां का इस आक्रमण में एक हाथ का अंगूठा कट गया, उसका एक लड़का शहीद हो गया और इनके ग्रंथ वगैरह मराठे ले गए, जो बाद में सब सामान उनको लौटा दिया था। लेकिन शाइस्ता खां की इससे बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, क्योंकि ये वह उस महल में रुका हुआ था जहाँ शिवाजी का बचपन बीता हुआ था। शिवाजी सब कुछ जानता था इस किले में। इतना गुप्त आक्रमण था कि मुगलों में अफरा तफरी मच गई। इस मराठा सरदार शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, जो अपने जमाने का महान कूटनीतिज्ञ था। उसने शिवाजी के दमन के लिए भेजा। शिवाजी को उसने समझाने बुझाने के प्रयास किए और 22 जून 1665 ईस्वी को मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। इस संधि को फ्रांसीसी डॉक्टर
बर्नियर के सामने ये हुई थी वो उपस्थित था वहां पर, उसने चर्चा की है। 1666 में शिवाजी आगरा के किले में दीवान आम में भी उपस्थित हुआ। संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में नजरबंद रखा गया, किंतु वे चकमा देकर वहां से फरार हो गए। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है कि जो संधि की शर्तें थी, अधिकांश किले पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को मिल गए थे। दक्षिण के अंदर अगर साम्राज्य का विस्तार करता है शिवाजी तो उसके लिए उसे छूट थी, लेकिन कुछ कर मुगलों को देना पड़ेगा। शिवाजी की शक्ति कमजोर कर दी गई। शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार भी कर ली, लेकिन कुछ औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं ने शिवाजी को वापस विद्रोह के मार्ग पर पहुंचा दिया। शिवाजी का जो अपमान किया वो अपमान शिवाजी सह नहीं सके और आगरा के किले से एक दिन चकमा देकर वो भाग गए। शिवाजी का पुत्र संभाजी संगमेश्वर के युद्ध में 1689 में हुआ था, मुगलों का द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि संभाजी की मृत्यु हो गई थी, शिवाजी की सॉरी, और उसके बाद में संभाजी शासक बने। लेकिन वो उतना दूरदर्शी नहीं था जितना शिवाजी था, और संगमेश्वर में उसको पकड़ लिया गया। संभाजी व उनके ब्राह्मण मंत्री कवि कलश को मार्च 1679 में मार दिया गया। कहा जाता है कि जिंदा संभाजी ने वो काम नहीं किया मराठों के लिए जो काम उसकी मृत्यु ने किया। मराठों ने इस अपमान को सहन नहीं किया और बच्चा बच्चा मुगलों का दुश्मन हो गया। औरंगजेब के काल में जो मुगल साम्राज्य जिसकी बात करते हैं कि सर्वाधिक विस्तृत सीमा में था, इन मराठों के कारण उसकी सीमाएं अब धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई थी। 1682 में अपनी मृत्यु पर्यंत दक्षिण में औरंगजेब रहा। 82 में अपने लड़के अकबर का पीछा करते हुए वो गया था, और उसके बाद मराठों का नियंत्रण करने के लिए वो 1707 ईस्वी तक वहां पर रहा, लेकिन मराठों को वह नियंत्रण में नहीं कर पाया। कहते हैं कि जिस प्रकार स्पेन के नासुर ने नेपोलियन का अंत कर दिया था, उसी प्रकार यह मराठा रूपी नासिर ने, कहते हैं, औरंगजेब के लिए भी कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। औरंगजेब को वापस उत्तर में नहीं आने दिया। दक्षिण अभियान के उसने अपने 25 वर्ष खर्च कर दिए। सर्वाधिक सैनिक व उन्होंने धन भी वहां पर खोया, बेहतरीन सेनापति वहां पर खोए, जिससे मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई और उत्तर भारत के अंदर नियंत्रण भी ढीला हो गया। दक्षिण में विद्रोह की बाढ़ आ गई। मराठों के साथ लड़ते हुए ही 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में फकीर बुरहानुद्दीन की मजार के पास दफना दिया गया। इसको औरंगाबाद समझ लीजिए। इटली का वैद्य गमेली करेरी औरंगजेब के काल में भारत आया था। उसने 1695 ईस्वी में औरंगजेब को देखा था। वह औरंगजेब के अंतिम वर्षों का बड़ा सुंदर वर्णन करता है। मुगल काल में औरंगजेब के काल में सबसे विशाल व कुशल तोपखाना था, और उसने, कहते हैं, गंज ए सवाई, औरंगजेब के पास गंज ए सवाई नामक एक जलपोत था जो 80 तोपों व 400 तोड़ेदार बंदूकों से सुसज्जित था। ये उनकी नौसेना में रुचि को दिखाता है। उसके पास बेहतरीन सेना भी थी, वह बेहतरीन सेनापति भी था, वह बेहतरीन कूटनीतिज्ञ भी था, दूरदर्शी भी था, लेकिन खुद वह ऐसी गलतियों में फंस गया, जैसे उसने जो कट्टरपंथी हिंदू नीति अपनाई थी, क्योंकि अब वह हिंदुओं का तो हो नहीं सकता था और मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए जिंदगी भर वो इस नीति पर उसे चलना पड़ा, क्योंकि उसके राज्य के नियम ही इस पर रखी गई थी और यही नीति उसको ले डूबी। अति महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक और मराठों को नष्ट करने की जो हठधर्मिता थी, उसी ने औरंगजेब को डुबो दिया। और तभी कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।